Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। तो कल हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोगों ने काफ़ी वर्ल्ड डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन पर बात की थी फॉर एजुकेशन फॉर ऑल पर्सन्स विद फॉर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, UNCRPD पर बात की थी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक दूसरी चीज़, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी भी हम लोग पूरी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स पर बात कर रहे हैं। तो आज सबसे महत्वपूर्ण है सैलामैंका फ्रेमवर्क। सैलामैंका फ्रेमवर्क पर हम लोग बात करेंगे, जो कि सैलामैंका स्टेटमेंट के तौर पर जाना जाता है और राइट टू एजुकेशन पर इसकी बात होती है। थोड़ा सा हम लोग इस पर पहले बात कर लें और उसके बाद फिर मैं आपके उस चीज़ पर आऊँगा इटिनरेंट टीचर वाली पे, कि इटिनरेंट टीचर्स के लिए क्या प्रेस्क्रिप्शंस हैं और क्या काम करना होता है बेसिकली। तो कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। क्लियर आवाज़ है? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं हम लोग। बात है सैलामैंका स्टेटमेंट की, जो कि राइट ऑफ एजुकेशन के ऊपर जारी किया गया है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि सैलामैंका स्टेटमेंट इसे कहते क्यों है। एक्चुअली ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है ऑन द फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन। स्पेन में 7 से 10 जून 1994 को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो स्पेन में एक जगह है, एक शहर है सैलामैंका, वहाँ पर इसको बुलाया गया, इसीलिए इसका नाम सैलामैंका स्टेटमेंट के तौर पर दिया गया। जैसे जिनेवा डिक्लेरेशन आपने सुना होगा, जिनेवा ट्रीटी के बारे में सुना होगा, है ना, शांति समझौता, जिनेवा शांति समझौता। तो जिनेवा में हुआ इसलिए जिनेवा का नाम दे दिया गया। अगर झुमरी तलैया में होता तो झुमरी तलैया का नाम दे दिया जाता। इसी तरीके से सैलामैंका हुआ और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है 1994 में। आपको पता है कि हम लोग जो इससे पहले की बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कई सारे हमने स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, कई सारी पॉलिसीज़ के विषय में पढ़ा और हम लोग पिछले दिनों काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर भी रहे थे, जिनमें आपको याद होगा हमने बात की थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल 1990 का, 1960 का था आपका कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, 89 का था कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ ए चाइल्ड, फिर 2006 का आया आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, UNCRPD के बारे में बात की हमने। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हिंदुस्तान की आप अपनी खुद की वो पॉलिसीज के बारे में बात करें तो कोठारी कमीशन आया 64 का है, 68 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 आई, फिर 92 का रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी आई। तो इस तरीके से बहुत सारे, और फिर कई सारे एक्ट्स, IEDC एक्ट था, RCI एक्ट था, PWD एक्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों के विषय में अगर आप जो 1994 से पहले हुए
उनके बारे में अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाती है कि सारी पॉलिसीज, सारे फ्रेमवर्क, सारे डिक्लेरेशन, सारे समझौते एक चीज के ऊपर बात करते हैं कि भैया बच्चों को पढ़ाओ, सभी बच्चों को पढ़ाओ। बात सच है, सब बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए, पढ़ने से ये होगा, पढ़ने से वो होगा, बहुत सारी चीजें कही गई। लेकिन एक सवाल भी इन सब चीजों के ऊपर उठता है, जो कि कल आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि साहब इतनी पॉलिसीज, इतने फ्रेमवर्क, इतने फलाना ढिमाका हो गया, लेकिन ये तो बताओ कि बच्चों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ, स्कूल में एडमिशन्स क्यों नहीं हुए, स्कूल में बच्चों के लिए क्यों फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई। तो बात सच है, यही चीज सेलेमंका स्टेटमेंट या कॉन्फ्रेंस में, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इस बात पर आपत्ति भी जताई गई और चिंता भी जताई गई कि भाई इतने सारी चीजें पहले हो चुकी 1948 से लेकर 94 तक, क्यों आखिर दुनिया अभी तक ये इंश्योर नहीं कर पाई कि बच्चों को जो पढ़ाई करनी है, स्कूलों में उनको एजुकेशन देनी है, वो एज ए राइट क्यों ना हो। क्योंकि राइट बेस्ड, यूएनसीआरपीडी भी कहता है राइट बेस्ड एजुकेशन की बात, लेकिन वो तो बाद में आया। तो उस समय तक ये बात चली कि भाई बच्चों को एजुकेशन देने के लिए राइट कहाँ है, ये अधिकार होना चाहिए सबको साथ पढ़ने का। तो पता चला कि साहब ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में कई देशों ने बच्चों को पढ़ने का अधिकार दे रखा है। लेकिन जब उन देशों के प्रतिनिधियों से ये पूछा गया कि आपने सब बच्चों को पढ़ने का अधिकार दे रखा है, तो क्या दिव्यांग या विकलांग बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है, तब उन सबके मुंह पे ताला था कि हमने तो ये चीज नहीं कही। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको पॉलिसीज में अपना चेंज लाना पड़ेगा और ये आपको बताना पड़ेगा कि राइट टू एजुकेशन होना ही चाहिए, सब जगह पर ये लागू हुए हैं, आपको भी ये अधिकार सुरक्षित करना पड़ेगा कि बच्चों को एजुकेशन दी जा सके और सबके साथ दी जा सके। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन दे दी, अलग से पढ़ा दिया, स्पेशल स्कूल तो खुले खुले हुए हैं। तो बात यहाँ पर आई कि हमारा प्रिंसिपली इंक्लूजन को अगर हमें लागू करना है तो स्कूल फॉर ऑल या इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल पर बात हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा मैटर है जिस पर इक्वल कंसर्न्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, रिसोर्सेज पर इक्वल राइट्स होने चाहिए, तो क्यों इन बच्चों को भी अलग रखा जाए। तो उस पर कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट तौर पर उभर कर सामने आती हैं। पहला कि हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है कि वो दूसरों के साथ पढ़ सके, अचीव कर सके, अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सके। किसी का देखो शायद वो खुला हुआ है माइक्रोफोन, देखो किसी का माइक्रोफोन खुला हुआ बेटा। मोनू, सर मोनू का। मोनू आपका खुला हुआ है बेटा। हाँ ठीक है, बंद हो गया। असल में बीच में जब आवाज इधर उधर से आने लगती है ना, तो समझ में नहीं आता कि मैं बोल रहा हूँ वो रिवर्ब हो रहा है या कहीं बाहर से आवाज आ रही है। खैर, तो ये बात हुई कि फंडामेंटल राइट हर बच्चे का है कि वो पढ़े, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करे, अचीव करे, और एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लर्निंग उसमें होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि हर बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, इंटरेस्ट अलग हैं, एबिलिटीज अलग हैं, लर्निंग नीड्स अलग हैं। तो उन सबको एड्रेस करना है, उन सबको भी किया जाना चाहिए कि हर बच्चे के लेवल के हिसाब से एजुकेशन दी जा सके। ये भी एक बात है, उद्देश्य है हमारा, ये होना भी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया जाए, एजुकेशनल प्रोग्राम को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि जितनी भी डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन क्यों ना हो, लेकिन हर बच्चे की नीड्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल किया जा सके। ये भी इस स्टेटमेंट में और इस कॉन्फ्रेंस में बड़ा प्रोमिनेंट तौर पर बात हुई। फिर एक चीज और आई कि जो रेगुलर स्कूल्स हैं, जो स्पेशल स्कूल्स हैं, इन दोनों स्कूल सिस्टम को अलग अलग तरीके से रखा जाता है। तो ये तो इंक्लूजन की जो आत्मा है या इंक्लूजन का उद्देश्य है उसके खिलाफ है। क्योंकि स्पेशल स्कूल पूरी तरीके से एक सेग्रीगेटेड एजुकेशनल पॉलिसी है, और इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी में
दोनों को साथ हमें रखना पड़ेगा। तो स्पेशल स्कूल और नॉर्मल स्कूल जैसी ना लाके एक और नई तरीके की व्यवस्था हो जिसे हम इंक्लूसिव स्कूल कहें, और हर गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये इंक्लूजन हर मायने में हो। ऐसा भी हो कि बच्चे वहां पढ़ सकें, बच्चे वहां फ्लोरिश कर सकें, उनकी जरूरतों का इंतजाम भी वहां पर हो सके। अब सवाल उठा कि अगर हमने इंक्लूसिव स्कूल खोल दिया तो इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ाएगा कौन? तो फिर ये बात उठी कि टीचर ट्रेनिंग भी हमारी इस तरीके की होनी चाहिए जो इंक्लूसिव हो, और हर टीचर को विकलांग बच्चों या डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन की नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में बताया जाए, और साथ में उनको पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए उनकी मैथोडोलॉजी को तैयार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो यही चाहते हैं, और इसके आधार पर हम जो दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं उनसे कुछ इंतजाम चाहते हैं, कुछ हमारी अपेक्षाएं हैं। और ये इंतजाम और अपेक्षाएं क्या होंगी कि पहला तो वो बनाएं, एक बजटरी प्रोविजन करें अपनी शिक्षा व्यवस्था में, एक अलग से बजट एलोकेट करें, और हाईएस्ट पॉलिसी डिसीजंस लें कि जिससे कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों के, उन सबको उसी स्कूल सेटिंग्स में, डिफिकल्टीज को उसी स्कूल सेटिंग्स में, एबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और जो इंटरेस्ट हैं बच्चों के जो डिफरेंट हैं, उन सब चीज़ों को उसी स्कूल सेटिंग में एड्रेस किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। दूसरी चीज, इस पर एक कानून बनाइए, एक पॉलिसी बनाइए, आप एक प्रिंसिपल या सैद्धांतिक रूप से अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लागू कीजिए कि जिसमें सभी बच्चे इस स्कूल में आए, चाहे वो रेगुलर स्कूल के रूप में आए, चाहे वो इंक्लूसिव स्कूल के रूप में आए, लेकिन उनको अलग नहीं किया जा सकता, चाहे उनकी डिसेबिलिटी कुछ भी क्यों ना हो, उसके आधार पर आप अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर करना बहुत जरूरी है अलग, तभी किया जाए। जैसे मान लीजिए कि संक्रामक रोग है किसी बच्चे को, कोरोना वाला है, बाद किसी बच्चे को कोरोना हो गया, वो कह रहा है साहब मैं तो स्कूल जाऊंगा, बाकी स्कूल चल रहा है मैं भी जाऊंगा। तो आप, ये एक बड़ी अलग से सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में हम बच्चे को अलग कर सकते हैं क्योंकि उससे दूसरे बच्चों में फैलने का खतरा है। तो जब तक संक्रामक रोग नहीं है या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जहां पर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तब तो अलग कर दो। और अवॉइड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, तब बच्चा साथ ही पढ़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ प्रैक्टिसेस को, प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से बनाइए, इनकरेज कीजिए, जहां तक कि संभव हो कि विभिन्न कंट्रीज में, दूसरे स्टेट्स में, दूसरी देशों में बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है कि आप अपने टीचर्स को कैसे प्रोग्राम सिखाएंगे, कैसे उनको मेथड्स सिखाएंगे, पेडागोजी सिखाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि जिन देशों में बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, आप वहां से एक्सपर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम भी लागू कर सकते हैं। यानी अपने टीचर्स को वहां भेजिए, वो वहां सीखेंगे, फिर आएंगे अपने यहाँ के लोगों को सिखाएंगे। तो इस तरीके का काम करना है। पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म को डेवलप कीजिए, डिसेंट्रलाइज कीजिए, प्लानिंग कीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए, इवेल्युएशन कीजिए एजुकेशनल प्रोविजंस का, जो कि इन बच्चों के लिए चलाए जाने वाले हैं या चलाए जा रहे हैं, वो भी आपको करना होगा। दूसरा, कि पार्टिसिपेशन पेरेंट्स का, कम्युनिटी के लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं उन सब में इन सब का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा। इसके लिए आपको लोगों को इनकरेज करना होगा, फैसिलिटेट करना होगा, इंश्योर करना होगा कि वो लोग आए और इन सब चीजों में जुड़ें और डिसीजन मेकिंग में मदद लें। ये लगभग इस तरीके की बात है कि हम चाहते हैं कि डेफ बच्चों के लिए कोई एक डिसीजन लिया जाए। अब हमने ले लिया, अब उसमें अगर ये किसी ने सवाल पूछ लिया कि साहब आपने तो ले लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, मजा भी आ रहा है हमें देख के, लेकिन ये बता दो कि आप इन सब की जरूरतों को समझते हो? मैं कहूँगा बिल्कुल समझते हैं साहब, हम तो देखो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। साहब पढ़ा तो रहे हो, लेकिन क्या आप खुद डेफ हो? जब तक खुद व्यक्ति डिसेबल्ड नहीं है, उसके बारे में, किसी की भी जिंदगी के बारे में फैसला लेने का अधिकार किसे होना चाहिए? जब तक व्यक्ति खुद उस डिसेबिलिटी से नहीं जूझ रहा है,
तब तक शायद वो इस तरीके के डिसीजंस को लेना, ओके गवर्नमेंट में चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बता पाएंगे कि रियल सिचुएशन क्या है। आप तो कमरे में बैठे हैं, आप तो कमरे में बैठ के अपना बात कर लोगे, लेकिन हम तो फील्ड में हैं, हमें तो मालूम है, हम तो खुद झेल रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो हमारे बारे में डिसीजन लेना है, तो हमें तो शामिल उस बातचीत में करना पड़ेगा। तो ये एक बात हुई कि आपको अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कोई अपना चालू कर रहे हैं, तो वहां पर उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करना कंपलसरी होगा, और ये सब देशों को करना होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हर देश ये सुनिश्चित करे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स भी चलाए जाएं, यहां तक कि वोकेशनल एस्पेक्ट्स भी बच्चों के लिए दिया जाए। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं वो भी आपकी मदद करेंगी, जिसमें यूनेस्को हो सकता है, यूनिसेफ हो सकता है, यूएनडीपी हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, ये सब इसमें मदद करेंगे। जैसे एक्सपर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम है पूरी दुनिया के दूसरे देशों के लिए, तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू रहेगा, और उसके अंतर्गत आपको दूसरे देशों में जाके काम करना पड़ेगा, और वहां से भी कुछ लोग यहाँ पर आएंगे। जैसे मैंने आपको कई बार इस बात का एग्जाम्पल भी दिया है कि मैं भी जब बाहर काम कर रहा था, तो मैं भी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में था। उसी के कारण से ही दूसरे देश में वहां पर प्लेसमेंट जाके हुआ कि आप आइए, हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ा के हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स तैयार कीजिए, और जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम वापस भेज देंगे। तो जब उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होने लगा, तब हम लोग वापस आ गए। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें ये सैलामेंका डिक्लेरेशन में या स्टेटमेंट में कहा गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको इसके पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल उठता है यहाँ पर, एक जो सबसे बड़ा सवाल था कि राइट टू एजुकेशन कैसे, किस तरीके से आप राइट टू एजुकेशन करेंगे। हर बच्चे का पढ़ने का अधिकार है, पढ़ाने वाले की भी तो मर्जी हो सकती है, उसका कोई अधिकार नहीं है क्या? पढ़ाने वाले का भी अधिकार है। पढ़ाने वाला ये कह दे कि साहब मैं तो नहीं पढ़ाता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप तो, जब आपका क्या है, बच्चे का अगर अधिकार है पढ़ने का, तो बच्चा पढ़े, लेकिन मेरा भी अधिकार है पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं। मैं भी पात्र और सुपात्र और कुपात्र वाली बात है, मैं भी पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं। नहीं पढ़ाता, जाओ क्या कर लोगे? अगर ऐसी सिचुएशन कहीं खड़ी हो जाए, तब क्या करा जाएगा? तो ये एक बड़ी मसला भी नहीं होता सर, है। सर अधिकार और कर्तव्य दोनों होना चाहिए ना सर, तभी तो हो सकता है सर। सर वो बात टीचर, उस टीचर को नहीं बेटा, मैं अभी जो बात कह रहा हूँ वो जरा समझ लीजिए। अभी हम अधिकार और कर्तव्यों की लड़ाई में नहीं फंस रहे, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर एक अधिकार एक बच्चे का है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो पढ़ाने वाले का भी एक अधिकार है कि वो किसे पढ़ाएगा, किसे नहीं पढ़ाएगा। अगर ऐसी टसल, अगर ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तब तो पता चला कि एक कहेगा मैं पढ़ूंगा, एक कहेगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये तो धंधा ठीक नहीं है, और इस तरीके का काम तो नहीं चलेगा। तो इस स्टेटमेंट में, इस डिक्लेरेशन में, यहाँ पर ये बात पर भी एक चर्चा हुई। उसमें कहा गया कि देखिए, पढ़ना चूंकि अधिकार है, और उस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हमें पढ़ाने वालों को भी तैयार करना होगा। सबसे पहले उन्हें तैयार करना होगा, उन्हें अवेयर करना होगा, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है वो घबरा सकता है। वो ये कहेगा साहब मैं तो जिंदगी बीत गई मेरी, मैंने तो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया है, अब आप मेरे से कह दोगे ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाओ कि डेफ बच्चों को पढ़ाओ, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैंने तो कभी सीखा नहीं। भाई वो घबरा के ये कह सकता है कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें पहले टीचर्स को तैयार करना होगा, हमें टीचर्स को अवेयर भी करना होगा, और इस तरीके के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाने होंगे जहां वो इस प्रकार के डाइवर्सिफाइड बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो सकें। इसीलिए पूरी दुनिया में स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए, स्पेशल एजुकेशन में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए, सर्टिफिकेट कोर्स हुए, डिप्लोमा कोर्स हुए, आपके ग्रेजुएशन के बैचलर्स प्रोग्राम हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम हुए। इस तरीके के सारे प्रोग्राम उसी के कारण से उभर के सामने आए हैं। और इसमें टीचर्स को इस बात की छूट दी गई कि आप खुद चूज कर लो
कि आप कौन से बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, क्या आप स्पेशल बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, अगर हो तो आपके लिए तो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन है, बीएड स्पेशल एजुकेशन है, आप पढ़ाओ। और अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते हो तो एनसीटी वाले किस्सा है, वहां आप चले जाओ, वहां से आप जनरल बीएड, जनरल डिप्लोमा, ये इस तरीके की चीजें कर लो। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि हमें सबसे पहला काम टीचर्स को तैयार करना होगा, एक्सपीरियंस्ड टीचर होने चाहिए, एक्सपर्ट टीचर्स होने चाहिए, हमें सोशल इंटीग्रेशन और एजुकेशनल इंटीग्रेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस प्रकार के बच्चों को जो तैयार करने वाले टीचर तैयार हो जाएं तो उनका प्लेसमेंट भी हो। और इसके लिए आपको एक पूरा टास्क फोर्स बना के इसकी एक पूरी योजना बनानी पड़ेगी हर देशों को, जिससे कि इन बच्चों को क्लासरूम में एजुकेशन सुनिश्चित की जा सके। अब मान लेते हैं कोई एक ऐसा स्कूल है कि जहां पर बच्चे तो आ गए 4-5 भर्ती हो गए, एक ब्लाइंड भी आ गया, एक हियरिंग इम्पेयर्ड भी आ गया, ऑटिस्टिक भी आ गया, लर्निंग डिसेबल भी आ गया, और टीचर जो है वो वहां पर केवल वीआई बच्चों को पढ़ाने वाला था। अब वो उसके सामने दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि वो कैसे पढ़ाए बाकी के बच्चों को। वीआई में तो उसकी एक्सपर्टाइज है, वीआई में तो कर लेगा, लेकिन एचआई और ऑटिस्टिक के साथ में कैसे करेगा, लर्निंग डिसेबल के साथ कैसे करेगा। इसका मतलब है कि हमें टीचर्स को केवल एक एरिया में तो स्पेशलाइजेशन देना होगा, ये तो सही है, लेकिन साथ ही दूसरे एरिया में भी उसकी जानकारी को बढ़ावा देना होगा, यानी क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोचेस को भी वहां पर लाना पड़ेगा। और इसीलिए जब आपके बीएड के प्रोग्राम या डिप्लोमा के प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं तो वहां पर क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोचेस के बारे में भी बात की जाती है। इससे फायदा ये होगा कि जब एक ट्रेंड टीचर फील्ड में पहुंचेगा, स्कूलों में पहुंचेगा, वो वहां पर पढ़ाएगा और बच्चों का मदद कर सकता है, उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। ये एक हुई। तो उन्होंने कहा कि ये गाइडलाइंस हम आपको दे रहे हैं, आप उन गाइडलाइंस को पूरा कीजिए। ठीक है कि भाई सब बच्चे एक ही क्लास में पढ़ेंगे, अगर एक ही जैसे हैं ग्रेड लेवल असेसमेंट होगा, ग्रेड लेवल असेसमेंट होने के बाद में बच्चों की जानकारियों को देखा जाएगा किस लेवल के बच्चे हैं, उनको उसी स्कूल में उसी नॉर्मल बच्चों के साथ में क्लास में भर्ती किया जाएगा। पढ़ाने वाले को इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा कि वो मेन स्ट्रीमिंग में बच्चों को लेकर आए, उसका लेवल ऐसा होना चाहिए कि बहुत हाई और बहुत लो ना हो, मीडियम लेवल हो, जिससे कि नॉन डिसेबल्ड समझ भी सकें आसानी से और डिसेबल्ड भी उसको आसानी से समझ सकें। अपनी मैथडोलॉजी में उनको सुधार लाना पड़ेगा, टीचिंग स्ट्रेटेजीज में सुधार लाना पड़ेगा, आईसीटी का उपयोग करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी उन्होंने तौर तरीके दिए। उसमें उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दी कि ठीक है भाई, आप अपना इवेल्युएशन को कुछ फ्लेक्सिबल कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी साल भर तो आपने पढ़ा लिया, लेकिन पढ़ा क्या बच्चे ने ये कौन जांचेगा, ये भी टीचर जांचेगा, स्कूल जांचेगा। तो फिर इवेल्युएशन के समय पे दिक्कत वहां खड़ी होगी कि आप इवेल्युएशन कर रहे हो और बच्चे इवेल्युएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आपने कुछ डायग्राम्स दे दिए बनाने के लिए कि आपने देखा होगा, मुझे नहीं मालूम कि कितने सालों से आप लोग देख रहे हो या कितने सालों तक आपने देखा है। पहले ऐसा होता था कि हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में एक अक्सर बायो में तो खास तौर पे ये क्वेश्चन आते थे कि एक लेबल्ड डायग्राम बनाइए किसी भी चीज का, मान लीजिए इंटेस्टाइन का या स्केलेटन सिस्टम का या किसी और सिस्टम का, वो आते थे। लेकिन अगर हम इस तरीके का कोई प्रोग्राम कर दें कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लेबल्ड डायग्राम बनाइए, तो नॉर्मल बच्चे तो बना लेंगे, ब्लाइंड बच्चा कैसे बनाएगा? तो इसका मतलब है कि आपको अपने इवेल्युएशन सिस्टम में सुधार लाना पड़ेगा। या तो आप ये कहिए कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम केवल वही लोग ड्रॉ करेंगे जो कि ब्लाइंड नहीं है, और ब्लाइंड बच्चों के लिए उसकी जगह पर आप कोई दूसरा सवाल दे दीजिए। या आप एक काम ये कर सकते हैं कि इस तरीके के लेबल्ड डायग्राम वाले कोई भी क्वेश्चन ना दें। तो हम दोनों तरीके के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कई जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग तरीके के क्वेश्चन दे देते हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन करो। जैसे मैथमेटिक्स वाले या स्टैटिस्टिक्स वाले जो सवाल आते हैं खासतौर पर बीएड में, तो उसमें कोशिश यही की जाती है ब्लाइंड बच्चों को स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस वाले कोई भी सवाल करने को ना दिए जाएं। उनके लिए 3 सवाल 2 सवाल अलग कर दिए जाते हैं कि आप इसका जवाब देंगे और बाकी के बच्चे स्टैटिस्टिक्स का जवाब देंगे, क्योंकि वहां पर उसको जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए
बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ साथ उसको विजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सर अभी अभी हाई स्कूल इंटर में मतलब जो टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें जो नॉर्मल वालों के लिए वो रहता है, लेकिन उसमें लिखा रहता है दृष्टि बाधित के लिए 5 हाँ क्वेश्चन अलग रहते हैं मैप को हाँ छोड़ हाँ करके। हाँ, अगर बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसी कारण से हुआ, क्योंकि वहां पर राइट टू एजुकेशन वाली जो बात आई, तो वो एक चीज हुई। अब सवाल उठता है कि भाई राइट टू एजुकेशन लागू हो गया, हम लोगों ने काम भी कर लिया। मैं वैसे ये वाली फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा जिसमें कुछ जानकारियां हैं इसके विषय में। तो एक बार जो मैंने बाकी तो आपको नटशेल में बता ही दिया कि कितनी सारी चीजें हैं उसमें। तो सर उसमें कई मेरा एक सारे, क्वेश्चन था सर। मैं अभी अभी बात करता हूँ आपसे, उसी विषय पे बात करूंगा। बस 2 मिनट के लिए एक समझ लें। राइट टू एजुकेशन ये 94 में स्टेटमेंट आया। 94 से लेके हमारे पास इतना लंबा समय बीत गया, लगभग 10 साल। 2005 में आपका राइट टू एजुकेशन कब आया, 2009 में कि 5 में, बताइए। 2009 में। 2009 में आया है सर। 2009 में, तो 94 से लेके कब तक बीत सर गया, कितना? 2009 में आया है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कम से कम हमारे 14 साल, 13-14 साल लग गए। ठीक, क्योंकि कोई भी पॉलिसीज बनाना इंडिया में इतना आसान नहीं है, और उसको लागू करना तो और ज्यादा मुश्किल है। बहरहाल 2010 में राइट टू एजुकेशन आपका लागू हो गया। उसके बाद में कई स्कूलों में आपको ये शिकायतें सुनने को काफी मिलती होंगी, बल्कि अभी भी मिलती हैं कि साहब एडमिशन नहीं हो रहा। मैं खुद देख चुका हूँ, एक मेड के बच्चे का करवाना था तो उसका भी एडमिशन नहीं हुआ, स्कूलों ने लेने से ही मना कर दिया। विकलांग बच्चों को देखने के बाद तो वो वैसे ही मना कर दिया, साहब हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हम कैसे ले लेंगे, ये तो बड़ा महंगा स्कूल है साहब, ये तो हमारा साहब बड़ा मिशनरी स्कूल है, हम कैसे ले लेंगे। तो इस पर कानून जब बना और कानून के हिसाब से ये मैंडेटरी कर दिया गया कि 25% सीटें आप गरीब बच्चों के लिए भी रखेंगे, और किसी भी विकलांग बच्चे की विकलांगता के आधार पर, रंग के आधार पर, ये वो सब चीज़ों के आधार पर आप उसको एडमिशन से मना नहीं कर सकते, आपको रखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये बहाना बनाना शुरू किया स्कूलों ने कि साहब हमारे पास टीचर्स नहीं है। तो कुछ स्टेट्स में तो बड़ी सख्ती उन्होंने लागू कर दी, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे पास टीचर्स नहीं है, स्कूल बंद कर दो। फरमान जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया, स्कूल बंद। तो वो घबरा गए, उन्होंने स्कूलों में रखना शुरू कर दिया। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने काम चलाना भी शुरू कर दिया, हाँ साहब हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन फिर दबाव बना, तब ये बात उठी कि भाई स्पेशल एजुकेशन में जिन लोगों ने डिग्रीज ली हुई हैं, आखिर वो लोग तो स्पेशलाइज्ड हैं, एक्सपर्ट हैं पढ़ाने के लिए इन बच्चों को। और जब आरटीआई आपका और आरटीई लागू हो चुका है, तो क्यों स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को नॉर्मल स्कूल्स में भर्ती नहीं किया जा रहा। तो उस पर कई जगह हाई कोर्ट्स ने भी अपनी व्यवस्थाएं दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यवस्थाएं दी, अपील, री अपील, ये वो सब होता गया, लेकिन कुछ जगह पे लागू हुआ, जैसे दिल्ली स्टेट में लागू हुआ है ना, और यूपी में भी कहीं कहीं लागू हुआ। फिर सरकारी भर्तियां चल रही थी, हो गई हो पता नहीं, 69,500 वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें मैं सुनता रहता हूँ। कब भर्तियां हो रही हैं, कितने लोग भर्ती हो गए, मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिला के ये है स्थिति कि स्कूलों में अगर बच्चे भर्ती हो चुके हैं डिसेबल्ड, तो उन्हें पढ़ाने वाला नहीं है, और अगर जहाँ पढ़ाने वाले हैं वहाँ स्कूलों में भर्ती नहीं किए जा रहे, उनको 2,000-5,000 रुपए दे के टीचर्स को छुट्टी कर ली जाती है। इसके अलावा एक और बड़ा मसला यहाँ पर खड़ा हुआ, वो मसला ये भी खड़ा हुआ कि जो गरीब बच्चे भी हैं, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, उन बच्चों को भी एडमिशन देने की बात हुई, तो 25% सीटें स्कूल की वहां पे गई। कई स्कूलों ने तो ये काम किया कि उन 25% सीटों को भी बेच दिया, है ना, और उस पैसा लेके किसी किसी को भर लिया। जब ये मामले खुले तो इस पर भी बवाल हुआ। कुछ स्कूल तो बहुत आगे निकल गए, उन्होंने काम ये किया कि अपनी गुडविल बनाने के चक्कर में और अपनी गुडविल और अच्छाई को दिखाने के चक्कर में उन्होंने गरीब बच्चों को, विकलांग बच्चों को भर्ती तो कर लिया, लेकिन उन्हें किसी भी क्लास में, जिस क्लास में भी भर्ती किया, उसका एक अलग सेक्शन खोल दिया कि ये बच्चे इन बच्चों के साथ बैठेंगे नहीं, इन बच्चों के लिए बिल्कुल अलग सेक्शन है, वो उसी क्लास में उसी सेक्शन में बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो आपका राइट टू एजुकेशन था वो तो सत्यानाश हो गया।
राइट टू एजुकेशन ये था बेसिकली कि विकलांग बच्चे गैर विकलांग बच्चों के साथ एक साथ पढ़ेंगे। जो हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं कि साहब, एजुकेशन टू बी, एजुकेशन टू लर्न, एजुकेशन टू लर्न टुगेदर, एक साथ पढ़ना है। तो वो तो काम ही खत्म हो गया। जब उनका सेक्शन अलग हो गया तो नॉर्मल बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, ये गरीब और विकलांग बच्चे बिल्कुल अलग पढ़ रहे हैं। कुछ स्कूल तो 2 कदम और आगे निकल गए। उन्होंने क्या किया, स्कूल में सेक्शन तो अलग किया ही, साथ में टीचर भी अलग तरीके से अपॉइंट कर दिए। जो सब स्टैंडर्ड थे, बकवास थे, फालतू थे, उनको 500 रुपए, 1000 रुपए में मजदूरों की तरह से अड्डे पे से पकड़ लाए और कहा कि भैया इनको पढ़ा दिया करो तुम यार 1 आध घंटा। तो वो चैरिटी की तरह उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पता चला वो बाकी स्कूल वाले बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इनको अलग पढ़ाया जा रहा है। कुछ स्कूलों ने एक और रास्ता निकाला। उन्होंने बड़ा बढ़िया काम ये किया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, गरीब बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं पाएंगे, इनके लिए उन्होंने हिंदी मीडियम क्लासेस चलानी शुरू कर दी। बाकी के लोग पढ़ रहे हैं कुछ और, ये पढ़ रहे हैं कुछ और। पढ़ाने वाला क्या पढ़ा रहा है ये ईश्वर जाने, पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है वो ईश्वर जाने, और इवेल्युएशन कैसा हो रहा है ये तो खैर पता ही नहीं। तो कुल मिला के स्थिति हुई कि आरटीई जो राइट टू एजुकेशन था उसका हालात ऐसे हो गए कि आज की तारीख में मैं उसको राइट टू एजुकेशन की जगह राइट टू एडमिशन कहता हूं कि एडमिशन पाने के लिए वो मारधाड़ मची हुई है और पूरी तरीके से एडमिशन को लागू करना है। स्कूल में हमारे आरटीई के हिसाब से 25% सीटें कितनी भरी हैं कितनी नहीं भरी हैं, इस पर सवाल उठता है। यही डेटा स्कूल वाले देते हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भेज देते हैं और तालियां बज जाती हैं कि हाँ भाई इस जिले में इतने इतने 25% सीटें, इतने इतने स्कूल थे, उसमें इतनी सीटें थी, इतनी सीटें फुल अप हो चुकी हैं। लेकिन फुलफिलमेंट के बाद में उनकी पढ़ाई कैसी हो रही है, गुणवत्ता क्या है, वो किसी को कुछ नहीं पता और ना किसी को जरूरत है पता करने की। तो ये भी एक तरीके की बात है। अब हम आते हैं 2 चीजों पर। एक तो मैं इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा मजेदार आपको किस्सा भी बता दूं, आपके उस वाले सवाल का जवाब, इटिनरेंट टीचर वाला। सर मेरा भी एक सवाल है। हाँ बताओ, पहले मैं उन दोनों का जवाब दे दूं उसके बाद दूं आपके तीसरे सवाल का जवाब। यस यस सर। ठीक, तो पहला आरटीई से संबंधित बात। ये बात सच है कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के साथ अन्याय तो हो रहा है, दूसरी तरफ आपको एक और भी चीज देखनी पड़ेगी कि सारा का सारा कसूर केवल स्कूल वालों का ही नहीं है, हमारी कम्युनिटी का भी कसूर है। कैसे? कुछ स्कूल वाले थे, मेरी एक जानकारी का एक स्कूल था, एक मिशनरी स्कूल था, उसमें मैं गया बात करने के लिए। तो उन्होंने, वहाँ की प्रिंसिपल मेरे जान पहचान की थी, तो उन्होंने, मैं गया, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आरटीई का क्या स्थिति चल रही है तुम्हारे यहाँ? तो उन्होंने कहा बड़े ठीक ही है साहब। मैंने कहा जैसे? बोले अरे साहब क्या बताएं, बड़े दुखी हो गए हम तो। मैं समझ गया, मैंने कहा ये अपनी दुखी पना अपना वही बताएंगी, कहाँ से स्कूल में बच्चे लेकर आए, कहाँ से टीचर लाएं, कहाँ से क्या करें, वही सब बताएंगी। लेकिन उन्होंने एक नई बात बताई। बोले अरे साहब क्या करें, हमने तो सोचा था कि पहले तो हम लोग तैयार नहीं थे, बाद में फिर जब ये पता चला कि नहीं है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हमने ये सोचा कि चलो गरीब बच्चे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा एक 25% ही तो बच्चे हैं, मान लो हमारे 100 बच्चों का 25 ही तो आएंगे, कोई बात नहीं, हम साथ में पढ़ा लेंगे, फीस वगैरह का तो कोई ऐसी वो नहीं है हमारे पास, ईश्वर की दया से अच्छा खासा है। हमने सोचा साहब थोड़ी समाज सेवा भी हो जाए। बोले साहब हम तो दुखी हो गए। कैसे भाई, क्या दुखी हो गए, कैसे हो गया? बोले हुआ ये कि जो बच्चे हमारे यहाँ आए वो तो झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे थे, गलियों में रहने वाले थे, इधर उधर के बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, चले आए। अब सवाल ये हो गया कि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो नॉर्मल बच्चों के दिया, बोले हम लेते हैं साहब इन बच्चों के साथ, हम इतनी महंगी फीस देते हैं अपने बच्चों को, इतना स्टैंडर्ड से हम बच्चों को साथ में भेजते हैं, ऐसे सब स्टैंडर्ड बच्चों के साथ हम नहीं पढ़ाएंगे। अब देखिए आप कि ये किसका दोष है, ये स्कूल का दोष है कि समाज का दोष है? पेरेंट्स समाज का दोष है सर, क्योंकि समाज में भी छूत भेदभाव बना हुआ है। ये समाज ठीक, अब आगे की बात सुनिए। एक बात पे तो आधी बात सुनी तो इसलिए डिसीजन देना आसान हो गया। अब जरा आगे की बात सुनिए।
तो बोले जब कई बच्चों के पेरेंट्स इस बात की शिकायत लेकर आए, हम अपने बच्चों को इनके साथ बच्चों के साथ बिठाएंगे नहीं या थोड़ा थोड़ा दूर बिठाइए। तो हम लोगों ने पूछा भैया ऐसा क्यों? तो बोले साहब ऐसा इसलिए है कि हमने अभी पिछले दिनों अपने बच्चे को एक घड़ी खरीद के दी, उसकी घड़ी चोरी हो गई। एक ज्योमेट्री बॉक्स दिया, ज्योमेट्री बॉक्स चोरी हो गया। पानी की बोतल दी, पानी की बोतल चोरी हो गई। भाई एक बच्चे की, दो बच्चे की, तीन बच्चों की शिकायतें सुने, यहाँ तो ज्यादातर बच्चों की यही शिकायतें आ रही हैं और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार आ रही हैं। पता ये चला जो झुग्गी झोपड़ी से बच्चे आते थे उनमें सब तरीके की तो आदतें थी। वो जुआ भी खेलते थे बच्चे। अब क्यों? वो तो झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, वहां तो वही देख रहे हैं। ठीक, तो वो वैसी हो रहा है उनके साथ में। एक तो ये बात। दूसरी चीज ये है कि ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे थे, इनका लिविंग स्टैंडर्ड जिस तरीके का था, तो ये भाषा जो बोलते थे वो बड़ी बढ़िया वाली बोलते थे। हर बात में माँ बहन की गाली बक देते थे। तो पता चला ये है कि जो एक आईएएस का बच्चा है, जो एक डॉक्टर का बच्चा है, जो एक वकील का बच्चा, वो भी अपने घर में जाके गाली बक रहा है अपने माँ बाप को या भाई बहनों को। वो सीख गया गाली बकना, एक चीज। दूसरी चीज, ये बच्चे चूंकि इनके पेरेंट्स तो ध्यान देते नहीं है, और या नहीं देते रहे होंगे जो वो वाले पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, ये बच्चे जाते हैं यहाँ से, उन्होंने बस्ता वस्ता पटका, अपने जैसे भी गंदी गंसंदी में खेलना खालना उनका इतना चालू रह गया। जुआ खेलना, ताश खेलना इन्होंने भी सिखा दिया अपने साथियों को, जो अच्छे घरों के बच्चे जिन्हें कहा जा रहा था उन बच्चों को भी सिखा दिया, वो भी सीख गए। दूसरा, इनके बालों में जुए थे वो पता चला, और लड़कियों के सर में जुए हो गए, लड़कों के सर में जुए हो गए। तो कुल मिला के आप मुझे ये बताओ कि जब इस तरीके की स्थिति होगी तो कौन पेरेंट चाहेगा कि उसके बच्चे बैठ के बिल्कुल सही बात है सर। और दूसरी इसमें चीज सर दूसरा, जब इसमें सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, थोड़ा सा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर बोलिए सर। मैं एक मिनट मैं ये कह रहा था सर कि इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी जो बच्चे गरीब हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका जो सोशलाइजेशन, जो समाजीकरण है वो ठीक से नहीं हुआ। जब तक वो एग्जैक्टली ठीक से नहीं होगा तब तक समाज में कोई नहीं कर पाएगा, चाहे वो हो या डिसेबल हो, कोई हो। जब तक समाजीकरण का जो स्तर होता है वो इस तरह इसी के नहीं हो पाएगा। साथ में एक और बड़ी मजेदार बात, इसके साथ एक और मजेदार बात जी, कि बच्चे क्लास में झगड़ना शुरू कर देते थे, और जब झगड़ना शुरू कर देते तो ये झुग्गी वाले बच्चे जो क्या करते थे, एक दूसरे के सर पे थूक देते थे। तो बच्चे इस तरीके की स्थितियों में बट सर, आप अंदाजा एक्सक्यूज मी सर, लगाइए कि कोई भी पेरेंट्स जो, हाँ मेरा कहना है कि सर अगर मान लीजिए केवल 25% ही मतलब ये लोग रहते थे, तो 75% में ये लोग तो घुल मिल जाना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट तो इन लोगों को अगर 75% तो इनकी तो कहने के लिए ज्यादा संख्या में है, तो इनको तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से संख्या बल ज्यादा बड़ी चीज नहीं सर होती एक इसमें। सर एक दिक्कत मेरा ये मानना सर और है, एक डिबिया सेकंड की होती है ना, समय एक चाहिए। डिबिया मेरा सेकंड मानना की है होती सर, है, बहुत कम होता है। सर एक चम्मच मेरा पूरे ड्रम मानना को है मीठा सर, कर देती है वैसे। ये 75-25 का इसमें कोई आंकड़ा नहीं होता है। अगर एक हाँ। सेकंड की चम्मच छोटी सी डाल दो एक ड्रम बोतल, एक ड्रम पानी में, पूरा पानी मीठा हो जाता है। तो और सर छोटे एक बच्चे जो होते हैं उनका माइंड जो है ना, जैसे आप भी कोई भी हो, जो गलत एक्टिविटी होती है उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होता है मन, किसी का भी हो। सर एक मेरा मानना है हाँ सर। हाँ हाँ दरअसल इसमें ये हाँ, होता बताओ है सर, पवन। जैसे जैसे मान लीजिए 75% रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, 25% पुअर फैमिली से बच्चे थे, तो बच्चे ही होते हैं सर, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन पेरेंट्स को सोचना चाहिए जो 75% है, कि इनको भी उस मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए, विद्यालय से बात करके, विद्यालय के प्रिंसिपल और खुद मीटिंग करके, ये भी उस स्तर तक पहुंच सके, ना कि उनको वहां से निकाला जा सके। वो कैसे पहुंचेंगे भाई साहब जब उनका छोटे से ही। निकालने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे निकालने की या किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कारण भी देखिए कि जो पेरेंट्स कतरा रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या है, जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उसके पीछे के कारण क्या है। ये 25% बच्चे हैं, ये भी एक दिन 75% के बराबर आ जाएंगे, ये बात सच है, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। ये एक दिन में बदलाव नहीं होने वाला। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि आज सोमवार को एडमिशन दे दिया और मंगलवार को वो सुधर जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट वैसा ही है। आज भी आप देखेंगे, बड़े बात अमीर घरों के बच्चों की नहीं है, बात किसी भी घर की हो सकती है। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो उनका बच्चा जब स्कूल से वापस आता है
तो वो उसके साथ में समय बिताते हैं, उसके होमवर्क में मदद करते हैं। क्यों आज के तारीख में तो आप नॉर्मल स्कूल में देख लो, पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है नर्सरी वगैरह में। क्यों लिया जाता है? कि आप अपने बच्चे को पढ़ा भी पाओगे कि नहीं। ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल है कि आप अंग्रेजी घर में बोलते भी हो। इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं, राइट टू एजुकेशन में कभी भी एक तरफा होके नहीं चला जा सकता। ये समग्र रूप में लेने की जरूरत है। ये पूरी तरीके से समाज के कहना चाहिए ना, पार्टिसिपेशन से चलेगा। समाज को बराबर का स्टेक रखना पड़ेगा, समाज को बराबर का पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, तब जाके चलेगा ये, वरना नहीं चलेगा। अब बात आती है इटिनरेंट टीचर वाली। इटिनरेंट टीचर बेसिकली इसलिए चुने गए थे कि स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन बच्चा जब यहां से अपने घर चला जाएगा तब उसका क्या होगा, पहला। दूसरा, कि जिस स्कूल में कोई एक स्पेशल टीचर किसी एक डिसेबिलिटी वाला हो, वहां पर दूसरी डिसेबिलिटी के बच्चे अगर आ जाएं तो वो टीचर कैसे हैंडल करेगा। तो इटिनरेंट टीचर्स की एक परिकल्पना सामने आई कि हम ऐसा करें कि इटिनरेंट टीचर्स को किसी एक स्कूल में भर्ती नहीं करेंगे, उसके ऊपर 2, 4, 6 स्कूलों की जिम्मेदारी डाल दी जाएगी और ऐसे स्कूलों की जानकारी डाली जाएगी। जैसे मान लीजिए इटिनरेंट टीचर के तौर पर एक किसी बच्चे को रखा जो कि HI का एक्सपर्ट है या हियरिंग इम्पेयर्ड या डेफ बच्चों को पढ़ाने का एक्सपर्ट है, उसे हम ऐसे स्कूल देंगे जहां पर हियरिंग इम्पेयर्ड के टीचर्स नहीं हो। तो हमने 2, 4 स्कूल दे दिए, वो वहां जाएगा, उन टीचर्स की या स्पेशल टीचर्स की या नॉर्मल टीचर्स की मदद करेगा और वहां पर पूछेगा कि बच्चों को कौन सी दिक्कत आ रही है, डेफ बच्चों को कि इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो वो बताएगा कि साहब इस तरीके से आप काम कर लीजिए, ये वाला तरीका करके, और वो अपना खुद भी डेमो भी देगा और उन टीचर्स को वहां पर जानकारी भी देगा और उसके बाद में दूसरे स्कूल की तरफ मूव कर जाएगा। ये एक सिस्टम है हमारे यहाँ। ये इटिनरेंट टीचर का जो शुरुआत हुई, ये लगभग हुई, मैंने पहली बार इसको सुना था 1994 या 5 में पहली बार ये शब्द सुना, इटिनरेंट टीचर। तो खैर, लेकिन इसकी जो सही तरीके से शुरुआत हुई वो हुई सन 2003 या 4 में जाके लोगों की भर्तियां हुई और इटिनरेंट टीचर के तौर पे काफ़ी लोग रखे भी गए, काफ़ी हद तक रखे गए। ऐसा हुआ कि मैं साउथ अफ्रीका में था अभी, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आने से पहले। मेरे पास एक साथ में डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर थे, वो थे फिनलैंड के। तो वो भी बाहर से, वो UNDP प्रोग्राम में आए हुए थे, मैं भी यहाँ से इंडिया से गया हुआ था। खैर, तो हम लोग अक्सर सामने बैठ जाते थे, कॉफ़ी वगैरह पे बातचीत होती रहती थी। एक दिन उन्होंने मेरे से पूछा, सर टाइम ओवर हो गया। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके यहाँ इटिनरेंट टीचर हैं? मैंने कह दिया हाँ जी हैं। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम स्पेशल एजुकेशन में किस तरीके का है। बोले कब से हैं? मैंने सोचा ये कौन सा जा रहे हैं देखने के लिए, तो मैंने बता दिया कि हमने 90s के अर्ली 90s में हम लोगों ने भर्ती करना शुरू कर दिया था। तो बोले अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और बस इसके बाद में मेरे से एक गलती हो गई, मैंने यहाँ तो अपनी देश की इज्जत बनानी थी, तो ये थोड़ी बताता कि मैं 2003 में लोग आए थे। मैंने कह दिया कि भाई 90 की शुरुआत में ही हमने भर्ती कर लिए थे और इटिनरेंट टीचर हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो मैंने पूछा फिनलैंड में कब से चल रहे हैं, इटिनरेंट टीचर हैं आपके यहाँ? बोले इटिनरेंट टीचर तो हमारे यहाँ पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने कहा है? तो मैंने पूछा कि कब से आपके यहाँ इटिनरेंट टीचर हैं? बस उन्होंने कहा हम लोगों ने 1950 के आसपास में इटिनरेंट टीचर रखने शुरू किए थे। अब आप सोचिए कि जिस देश में 1950 में इटिनरेंट टीचर होते हैं और हमारे यहाँ आके 2003 में होते हैं, अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों के देशों की एजुकेशन का फर्क क्या होगा। बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा सर, है ना। 50 साल बाद उन्होंने 50 साल में खत्म भी कर दिया अपना इटिनरेंट टीचर्स को। जी जी। अभी तक हम भर्ती नहीं कर पा रहे। और वो भी अभी हमने देखा कि हिमाचल में इस कॉन्सेप्ट को जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे अपनाया गया है कुछ स्कूलों में। कल जब आपसे मैंने पूछा होते हैं तो वर्तमान जमाने में थोड़ा सा इन टीचर्स को जरूरत इसलिए पड़ती है कि हर जगह हम स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं कर सकते। कहा मैं, हाँ, आप कुछ बताना चाह रहे हैं?
हाँ सर, मैं यही कह रहा था कि जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट इसका बहुत मतलब इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया। बेटा, हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी देख रहे हो आप, बहुत जबरदस्त है। सर कल एक प्रोग्राम था, तो मैं एक बात हो रही थी, मेरी जो है मोहम्मद माजिद है, एक वहाँ के अमेरिका में यूएस में जॉब करते हैं, वो ब्लाइंड ही हैं, तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो है यूएस में मतलब जो डिसेबल पीपल है उनके साथ बिल्कुल कम मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जो राइट है वो अच्छी तरह से एक्सेप्टेबल है और सबको मिले हुए हैं सही से। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर कहीं भी आपको जॉब मिल सकता है। नहीं, मैं समझता हूँ। जी सर, लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं। आप अभी बहुत टाइम लगेगा आपने। मेरा तो क्वेश्चन रह गया सर। तुम्हारा कोई क्वेश्चन रह गया, कोई बात नहीं, अब कल कर लेना, लिख लो उसे कहीं पे, ठीक है? कल हम तुम्हारे उससे ही शुरुआत करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा, क्योंकि अभी तुम लोगों का दूसरा भी तो कोई क्लास है ना, इसलिए। अच्छा, मैंने तुम सर लोगों को शेयर कर दिया है ये वाला सैलामैंका वाला, इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।